प्लेटो। जब भी ये नाम आता है तो दिमाग में बस भारी भरकम किताबें और जटिल दर्शन शास्त्र घूमने लगता है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन आज हमारा मिशन बिल्कुल अलग है। एकदम सही। हम आज इस पूरे विषय को बिल्कुल सरल और आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। कोई भारी भरकम एकेडमिक शब्द नहीं होंगे आज। बिल्कुल नहीं। हम प्लेटो की कहानी को ऐसे पेश करेंगे जैसे कोई दिलचस्प किस्सा हो, ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। मतलब जो लोग दर्शन शास्त्र बैकग्राउंड से नहीं है, वो भी इस चर्चा से पूरी तरह जुड़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम 427 ईसा पूर्व के एथेंस की कल्पना करते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफेद जोगे पहने दाढ़ी वाले कुछ गंभीर विचारक बैठे होंगे। हाँ, है ना? लेकिन प्लेटो की शुरुआत ऐसी बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उनकी कहानी एक बहुत ही अमीर और कुलीन परिवार से शुरू होती है। मतलब उनके पास शुरुआत से ही सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं। जी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में उनका दर्शन शास्त्र से कोई लेना देना था ही नहीं। अच्छा, तो उनका ध्यान किस तरफ था? उनका पूरा ध्यान संगीत और क्रीड़ा शास्त्र पर था। क्रीड़ा शास्त्र, यानी खेलकूद और शारीरिक सौष्ठव। एकदम सही। वो शारीरिक रूप से बहुत बलिष्ठ थे। एक ऐसा युवा जिसके पास एथेंस की सारी सुख सुविधाएं थीं। जो आसानी से राजनीति में जा सकता था या एक बहुत ही आरामदायक जीवन बिता सकता था। बिल्कुल। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो दुनिया के सबसे प्रभावशाली दार्शनिक बन गए? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और दिलचस्प मोड़ है। अक्सर लोग मानते हैं कि दार्शनिक विचारों का जन्म किसी अभाव या अकेलेपन से होता है। हाँ, गरीबी या किसी बड़े दुख से। लेकिन प्लेटो के साथ ऐसा नहीं था। जब वो 20 साल के थे, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। उनकी मुलाकात सुकरात से हुई। हाँ, महान सुकरात। ज्ञान की तलाश में उनका वो सफर वहीं से शुरू हुआ। लेकिन सुकरात कोई आम शिक्षक तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं। वो किसी बंद कमरे या स्कूल में नहीं पढ़ाते थे। वो तो सड़कों पर, चौराहों पर लोगों से बात करते थे। और सिर्फ बात नहीं, वो तीखे सवाल पूछते थे। सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार को तोड़ने वाले सवाल। जरा सोचिए, एक ऐसा युवा जो एथेंस के कुलीन वर्ग की मान्यताओं के बीच पला बड़ा हो, उसके लिए सुकरात से मिलना तो एक वैचारिक भूकंप जैसा रहा होगा। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, वैचारिक भूकंप। ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास रहा होगा। ऐसे? मतलब एक तरफ प्लेटो हैं, जो शारीरिक रूप से मजबूत, अमीर और कला प्रेमी हैं। हाँ। और दूसरी तरफ सुकरात, जो शायद उस समय के एथेंस में सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाला इंसान थे, लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा ज्ञानी भी। बिल्कुल। सुकरात के साथ बिताए गए उन 7-8 सालों ने प्लेटो के सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इतना बदल दिया कि जब सुकरात नहीं रहे तो ज्ञान की तलाश में प्लेटो लगभग 12 सालों तक दुनिया भर में दर दर भटकते रहे। 12 साल, ये एक बहुत लंबा अरसा होता है। और ये भटकना दर्शाता है कि प्लेटो सिर्फ एक शिष्य बनकर नहीं रहना चाहते थे। सुकरात ने उनके अंदर जो ज्ञान की आग जलाई थी, वो सिर्फ एथेंस की सीमाओं तक सीमित नहीं रह सकती थी। सुकरात ने प्लेटो को ये सिखाया था कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको विरासत में मिल जाए, बल्कि ये एक निरंतर खोज है। बिल्कुल। और जब आप अपने ही समाज की मान्यताओं पर सवाल उठाना सीख जाते हैं, तो फिर कोई भी बनी बनाई व्यवस्था आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। सही कहा। प्लेटो का वो 12 साल का सफर उसी बौद्धिक बेचैनी का नतीजा था। और उस बेचैनी ने आखिरकार एक बहुत बड़े संस्थान को जन्म दिया। अकादमी। हाँ, 388 से 369 ईसा पूर्व के बीच प्लेटो ने अपनी एक पाठशाला शुरू की, जिसे आज पूरी दुनिया प्लेटो की अकादमी के नाम से जानती है। हालांकि हमारे ऐतिहासिक स्रोतों में इस बात का भी जिक्र है कि इस तरह के संस्थान की शुरुआत का श्रेय इसोक्रेटीज नाम के विचारक को भी दिया जाता है। हाँ, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन पश्चिमी दर्शन के विकास में प्लेटो की अकादमी का जो रुतबा है वो किसी और का नहीं है। ये बात तो है, लेकिन ये अकेडमी कोई आम स्कूल नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये आज के किसी सामान्य विश्वविद्यालय जैसी जगह नहीं थी। तो इसका असली मकसद क्या था? सिर्फ किताबें पढ़ाना? नहीं, प्लेटो का मकसद सिर्फ कुछ किताबें पढ़ाना या डिग्रियां बांटना नहीं था। तो फिर? ये एक तरह का राजनीतिक और दार्शनिक थिंक टैंक था। अच्छा। इसका मूल ध्येय एक आदर्श शासन व्यवस्था का मॉडल तैयार करना था, ताकि यूनानी समाज को सुधारा जा सके। बिल्कुल। प्लेटो और उनके सहयोगियों का स्पष्ट मानना था कि यूनानी जगत, विशेषकर एथेंस का समाज, गहरे पतन की ओर जा रहा है। और उसे सुधारने के लिए उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी
जो भविष्य में एक आदर्श शासक बन सकें। अकादमी का काम उन्हीं शासकों को वैचारिक रूप से तैयार करना था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? हम लोग अक्सर एथेंस को लोकतंत्र की जन्मस्थली के रूप में महिमा मंडित करते हैं, हाँ, जनता का शासन। जहाँ सामूहिक फैसले लिए जाते हैं। फिर प्लेटो जैसे असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति को समाज सुधारने की इतनी सख्त जरूरत क्यों महसूस हुई? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और उससे भी बड़ी बात, उन्हें उस लोकतांत्रिक व्यवस्था से इतनी गहरी नफरत क्यों हो गई थी? इस सवाल का जवाब इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक में छिपा है। सुकरात की मौत। बिल्कुल। प्लेटो की इस नफरत की जड़ में उनके गुरु सुकरात की मौत थी। एथेंस के उसी लोकतंत्र ने सुकरात को जहर का प्याला पीने पर मजबूर किया था। उन्हीं लोकतंत्रवादियों ने सुकरात पर युवाओं को भ्रष्ट करने और देवताओं को न मानने का बेबुनियाद आरोप लगाया था। प्लेटो के लिए ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी। नहीं, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि लोकतंत्र वास्तव में भीड़ का शासन है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो के लिए लोकतंत्र का मतलब न्याय नहीं बल्कि अज्ञानियों का बहुमत था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि अगर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सुकरात जैसे निर्दोष और ज्ञानी इंसान को मौत के घाट उतार सकती है, तो फिर उस व्यवस्था पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? सही बात है। प्लेटो के नजरिए से देखें तो भीड़ की मानसिकता कभी भी विवेकशील नहीं हो सकती। उनका मानना था कि भीड़ की प्रकृति बहुत खतरनाक हो सकती है। हाँ, ऐसी घृणा उत्पन्न कर सकती है जिसे समाज का कुलीन वर्ग या अच्छी परवरिश भी नहीं रोक सकती। सुकरात की मौत ने प्लेटो के मन में ये बात पत्थर की लकीर की तरह बैठा दी थी कि यूनानी समाज तब तक राजनीतिक और सामाजिक पतन से नहीं उबर सकता जब तक कि उसका नैतिक पुनर्जन्म ना हो। नैतिक पुनर्जन्म, ये बहुत ही गहरा शब्द है। इसका मतलब है पूरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना। एकदम सही। इष्ट लोगों के हाथ में होना चाहिए। ये उसी नैतिक पुनर्जन्म का हिस्सा था। वो ऐसे शासक चाहते थे जो भावनाओं से नहीं बल्कि खालिस ज्ञान और विवेक से फैसले लें। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल, और यही प्लेटो के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन गई कि इन बुद्धिमान और श्रेष्ठ लोगों की खोज आखिर कैसे की जाए, और अगर वो मिल भी जाएं तो उन्हें इस लायक कैसे बनाया जाए कि सत्ता का लालच उन्हें भ्रष्ट न कर सके। और इसी पद्धति को खोजने और विकसित करने के लिए अकेडमी का निर्माण हुआ था। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो मानव इतिहास में पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं सोचा गया था। ये सच में एक बेहद दिलचस्प वैचारिक सफर है। हाँ, और जैसे जैसे हम प्लेटो के जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उनके खुद के विचारों में भी बहुत गहरे बदलाव आ रहे थे। बिल्कुल, उनका दर्शन कोई ठहरी हुई झील नहीं था। वो एक बहती हुई नदी की तरह था, जिसमें अलग-अलग विचारकों की धाराएं मिल रही थीं। सुकरात का प्रभाव तो उन पर सबसे ज्यादा था ही। लेकिन इसके अलावा भी कई लोग थे। हाँ, उन्होंने पाइथागोरस, हेराक्लीटस, पार्मेनाइडस और यहाँ तक कि सूफी दार्शनिकों की शिक्षाओं का भी गहन अध्ययन किया था। तो इन अलग-अलग प्रभावों ने प्लेटो के दर्शन को कैसे बदला? इन प्रभावों ने उनके दर्शन को एक अद्भुत गहराई दी। उदाहरण के लिए पाइथागोरस को ही ले लें। हाँ, पाइथागोरस से उन्होंने गणितीय सटीकता और ब्रह्मांड में एक छिपे हुए क्रम का विचार लिया। एक ऑर्डर का विचार। सही। और हेराक्लीटस का ये मानना था कि दुनिया में सब कुछ निरंतर बदल रहा है। जबकि पार्मेनाइडस मानते थे कि परिवर्तन सिर्फ एक भ्रम है और सत्य हमेशा स्थिर रहता है। प्लेटो ने इन दोनों विरोधी विचारों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की। और वो सूफी दार्शनिकों का प्रभाव? सूफी दर्शन से जो सत्य और रहस्यवाद की गहरी आंतरिक खोज होती है, उसकी झलक भी प्लेटो की ज्ञान मीमांसा में देखी जा सकती है। विचारों के इस मंथन का असर उनकी किताबों और रचनाओं पर भी तो साफ दिखाई देता है। बहुत स्पष्ट रूप से। अगर हम उनकी शुरुआती और बाद की किताबों की तुलना करें, तो लगता है जैसे हम दो अलग-अलग उम्र के प्लेटों से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। शुरुआती दौर की किताबें देखिए, जैसे अपॉलजी, प्रोटोगोरस, क्रिटो और महान ग्रंथ रिपब्लिक। इन सभी में सुकरात के विवेकवाद की बहुत गहरी छाप है। रैशनलिज्म। हाँ, यहाँ प्लेटो पूरी तरह से आदर्शों की बात कर रहे हैं। एक ऐसी परफेक्ट दुनिया की कल्पना जो पूरी तरह से विवेक और तर्क पर टिकी हो। आइडियलिज्म। युवावस्था में इंसान अक्सर आदर्शवादी होता ही है। उसे लगता है कि अगर सही तर्क और विवेक का इस्तेमाल किया जाए तो एक दोष रहित समाज का निर्माण किया जा सकता है। रिपब्लिक में प्लेटो का दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है, वो इसी आदर्शवाद का चरम है। लेकिन उम्र और अनुभव इंसान को वास्तविकता के ज्यादा करीब ले आते हैं। सही कहा। जब हम उनकी बाद की रचनाओं की तरफ बढ़ते हैं, विशेष रूप से पॉलिटिक्स, जिसे स्टेट्समैन भी कहा जाता है, और उनकी किताब लॉज, तो उनके दृष्टिकोण में एक भारी बदलाव नजर आता है। ये बदलाव क्या था? क्या उन्होंने अपने पुराने आदर्शों को पूरी तरह से नकार दिया था? नकारा नहीं था,
बल्कि उन्हें व्यावहारिक बना दिया था। प्रैक्टिकल बना दिया था। हाँ, बात की इन रचनाओं में प्लेटो का नजरिया व्यवहारवाद या प्रैग्मेटिज्म के बहुत निकट आ जाता है। उन्होंने ये स्वीकार करना शुरू कर दिया था कि इंसान खामियों से भरा है। आप हर इंसान से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमेशा विवेकपूर्ण तरीके से ही सोचेगा। इसलिए लॉज जैसी किताब में उन्होंने कठोर नियमों, कानूनों और संस्थाओं पर बहुत ज्यादा जोर दिया। ये सुकरात के उस प्रभाव का ही विस्तार था जहां राजनीति को एक विवेकशील विज्ञान के रूप में देखा गया था। लेकिन अब यह विज्ञान हवाई आदर्शों की जगह जमीनी हकीकत पर ज्यादा आधारित था। एकदम सही। और यहीं पर हमारे स्रोतों से एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। वो तथ्य जो उनकी लेखन शैली से जुड़ा है, हाँ, जो प्लेटो जीवन भर संवाद यानी डायलॉग के रूप में लिखते रहे। जहां सुकरात सामने वाले से तीखे सवाल जवाब करते थे। उनकी बिल्कुल अंतिम रचना में ये सब कुछ गायब हो जाता है। उनकी अंतिम किताब ना तो संवाद रूपी है और न ही उसमें सुकरात जैसा कोई पात्र मौजूद है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। ये असल में बौद्धिक परिपक्वता का एक बहुत बड़ा संकेत है। संवाद या डिबेट हमेशा सत्य की खोज का एक तरीका होता है। लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव तक आते आते प्लेटो शायद खोज की प्रक्रिया से आगे बढ़ गए थे। वो कुछ ठोस और स्थायी नियम स्थापित करना चाहते थे। शासन व्यवस्था को पूरी तरह से धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने उस द्वंद्वात्मक शैली को छोड़ दिया। डायलेक्टिक्स को छोड़कर सीधे तौर पर कानूनों की व्याख्या की। इसमें कोई शक नहीं कि दर्शन और राजनीति विज्ञान के इतिहास में रिपब्लिक और लॉज को उनकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचनाएं माना गया है। इन दोनों किताबों में एक पूरी दुनिया बसती है। हाँ, लेकिन इस पूरी चर्चा के केंद्र में अगर कोई एक व्यक्ति हमेशा रहा तो वो सुकरात ही थे। बिल्कुल। सुकरात ने आजीवन जिस चीज की खोज की, प्लेटो ने उसी खोज को एक संस्थागत और लिखित रूप दिया। सुकरात अपना पूरा जीवन व्यवहार कुशलता, भलाई, जिसे शुभत्व भी कहा गया है, न्याय और आत्मसंयम जैसे सद्गुणों को परिभाषित करने में लगा गए। उन्होंने इन सद्गुणों को सिर्फ किताबी बातें नहीं माना, बल्कि एक वास्तविक संप्रत्यय के रूप में देखा, एक रियल कॉन्सेप्ट। सुकरात को उनके समय का सबसे ज्ञानी व्यक्ति आखिर क्यों माना गया? सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत सारी जानकारी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि दार्शनिक ज्ञान का उनका स्वरूप केवल भावनात्मक या काल्पनिक नहीं था। वो पूरी तरह से वास्तविक था। जब सुकरात न्याय की बात करते थे तो वह किसी अमूर्त विचार की नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई की बात कर रहे थे जिसे समाज में लागू किया जाना चाहिए। ज्ञान को भावनाओं के दलदल से निकालकर उसे एक ठोस वास्तविकता का रूप देना ही सुकरात की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इसे समझने के लिए हमारे लेख में एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली उदाहरण का जिक्र किया गया है। पारस पत्थर का उदाहरण। हाँ, हम सभी ने पारस पत्थर के बारे में सुना है। वो जादुई पत्थर जिसे छूकर एक साधारण लोहा भी खरा सोना बन जाता है। प्लेटो और सुकरात के रिश्ते को बिल्कुल इसी तरह देखा जा सकता है। सत्य का सच्चा खोजी वो होता है जो वास्तविक ज्ञान के समुद्र में डुबकी लगाए। प्लेटो के लिए सुकरात वो पारस थे और प्लेटो स्वयं वो लोहा। ये तुलना बहुत ही सटीक और मार्मिक है। जरा सोचिए, एक अमीर घराने का लड़का जो संगीत और खेलों में अपना समय बिता रहा था, वो सुकरात के संपर्क में आने से पहले एक कच्चा लोहा ही तो था। लेकिन सुकरात के साथ बिताए गए उन 8 वर्षों ने सब कुछ बदल दिया। सुकरात के ज्ञान, उनकी तीखी तार्किकता और सत्य के प्रति उनके अटूट समर्पण ने प्लेटो रूपी लोहे को स्पर्श किया। और इस स्पर्श का परिणाम ये हुआ कि प्लेटो स्वयं एक महान खोजी दार्शनिक बन गए। एक ऐसा सोना जिसकी वैचारिक चमक ने पूरी पश्चिमी सभ्यता की नींव रखी। सही कहा। तो आज की इस चर्चा से जो एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है वो ये है कि प्लेटो का जीवन एक निरंतर यात्रा थी। 427 ईसा पूर्व में एथेंस के एक रईस परिवार में जन्म लेने से लेकर 20 साल की उम्र में सुकरात से मिलने तक, अपने गुरु की दर्दनाक मौत के बाद लोकतंत्र से उनका मोहभंग होना, और फिर अकादमी के रूप में एक ऐसे संस्थान की स्थापना करना जो दुनिया को दार्शनिक राजा दे सके। ये सच में एक असाधारण जीवन था। हमने ये भी देखा कि कैसे उनके विचार आदर्शवाद से शुरू होकर जीवन के अंत तक एक ठोस व्यवहारवाद में बदल गए, और कैसे रिपब्लिक और लॉज जैसी अमर रचनाएं दुनिया के सामने आईं। और अंततः प्लेटो ने 347 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया।